वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपात। तीन चीज़ को हम लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है वित्तीय आपात और एक है राष्ट्रपति शासन। तो नेशनल इमरजेंसी देखेंगे, प्रेसिडेंशियल रूल देखेंगे और उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे। तो तीनों चीज़ को हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रपति का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है और जो कि भाग 18 में इसका वर्णन है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस का वर्णन है और यह कौन कितने से कितने तक में है, 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। तो इम्पोर्टेंट है, पहला फैक्ट तो इम्पोर्टेंट यहीं पे आ गया कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 352 से 360 तक में। भाग की बात की जाए तो भाग 18 में। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में नेशनल इमरजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 से 360 तक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 18 और आपातकालीन प्रावधान का वर्णन 352 से 360। अब है कि यह जो आपातकालीन प्रावधान है कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से। भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान का वर्णन, अनुच्छेद 352 से 360 तक, और इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। तो आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। यही है आपातकालीन प्रावधान का मुख्य उद्देश्य कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और फिर संविधान की सुरक्षा करना। देश में आपातकालीन प्रावधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। तो देश में जो है आपातकालीन प्रावधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट और उसके बाद राष्ट्रीय आपात अर्थात नेशनल इमरजेंसी। यह तीनों पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में है। यह तीनों जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये तीनों राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अब आर्टिकल 352 क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में लिखा गया है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। तो कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न आ जाते हैं, कई बार यह पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपात अर्थात अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन है, तो राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, नेशनल इमरजेंसी का वर्णन है। तो अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय आपात अर्थात देश में जब आपातकाल की स्थिति लगाई जाती है तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 352 का। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है, जब देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होता है, तब अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और उसके बाद देश में आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपात लागू होता है। तो राष्ट्रीय आपात देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है, ऐसा अनुच्छेद 352 में वर्णन है।
तो अनुच्छेद 352 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि देश में राष्ट्रीय आपात तभी लगाया जाएगा जब देश में युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण की स्थिति हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। मूल संविधान में भी राष्ट्रीय आपात के 3 कारण का उल्लेख है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था, बाकी युद्ध और बाहरी आक्रमण लिखा हुआ था। तो जब मूल संविधान बना था तो उस समय राष्ट्रीय आपात के भी यही 3 कारण बताए गए थे। कौन कौन? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन मूल संविधान में इस सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या लिखा गया था? आंतरिक अशांति लिखा गया था। आंतरिक अशांति लिखा गया था, तो उसमें भी 3 कारण बताए गए थे, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। जो बाद में आंतरिक अशांति को क्या कह दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कह दिया गया। आंतरिक अशांति का दुरुपयोग हुआ था 1975 में। आंतरिक अशांति का दुरुपयोग कब हुआ था? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस की भारत में, तो आंतरिक अशांति का दुरुपयोग हुआ था 1975 ईस्वी में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय जब 2 वर्ष के लिए देश में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था और इसी कारण 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह को शब्द को जोड़ दिया गया। तो देखिए 1973 से लेकर 1975 तक देश में 1975 से 77 तक देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इसमें काफ़ी दुरुपयोग हुआ था आंतरिक अशांति का। चूँकि आंतरिक अशांति था तो आंतरिक अशांति था का बहुत दुरुपयोग हुआ था, इसीलिए 2 बरस तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। लेकिन इसी समय 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो यह शब्द हटा दिया गया। कौन सा शब्द? तो आंतरिक शब्द हटा दिया गया, आंतरिक अशांति, और इसकी जगह पर क्या जोड़ दिया गया? तो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। आंतरिक अशांति शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया था। इसलिए इस समय को काला समय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था और इसके बाद बड़े बड़े नेताओं को क्या कर दिया गया? तो जेल भेज दिया गया, जिसमें सुशील मोदी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे। इसीलिए इस समय को क्या कहा जाता है? तो काला समय कहा जाता है, याद रखेंगे। इसी कारण इस समय को काला समय कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, काला समय कहा जाता है। इसके बाद जब 1977 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार की समाप्ति हुई तो जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई का सरकार बना और 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ 1978 ईस्वी में। तो मोरारजी देसाई की सरकार में जो जनता पार्टी की सरकार थी 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 ईस्वी में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के द्वारा, याद रखेंगे। अब है कि राष्ट्रीय आपात तभी लागू होता है जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान था, मगर इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बदल करके क्या कर दिया गया? लिखित कर दिया गया। इसी कारण 1975 ईस्वी में केवल इंदिरा गांधी और 1-2 नेताओं के कहने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया था। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल तब कब लागू होता है? जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही
राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान था। अर्थात प्रधानमंत्री कह देता था कि आपातकाल लागू कीजिए, तो वह आपातकाल लागू हो जाता था। जब 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित नहीं हुआ था, तो केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही क्या होता था, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता था। तो राष्ट्रीय आपात तभी लागू होता है जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजते हैं। लेकिन मूल संविधान में क्या हुआ, मूल संविधान में लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री के कहने पर ही आपातकाल लागू करने का प्रावधान था। तो मूल संविधान में यदि क्या लिखा हुआ था कि यदि प्रधानमंत्री कह दे कि देश में आंतरिक असुरक्षा है, तो वह राष्ट्रीय आपात के लिए घोषणा कर सकता है। तो इसी का दुरुपयोग हुआ था 1975 में, और इंदिरा गांधी और एक दो नेताओं के कहने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तो इस मौखिक जो राष्ट्रीय आपात के मौखिक प्रावधान को हटा करके क्या कर दिया गया, तो लिखित कर दिया गया। तो इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में बदल करके लिखित कर दिया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है तो आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मौखिक कह दिए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप आपातकाल लागू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब लिखित सूचना देनी पड़ेगी। कब? जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसके? तो मोरारजी देसाई की। अगर देश में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, तो घोषणा के 1 महीने के अंदर तक दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद 6 माह तक यह प्रभावी रहता है। मगर 6 माह बाद अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से इसी प्रकार फिर से क्या करना पड़ेगा, तो पास करना पड़ेगा। इस प्रकार 6 माह आगे बढ़ते चला जाएगा, और इस प्रक्रिया को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया कि यदि 1 महीने के भी याद रखेंगे यह कब जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो एक बार फिर से इसे हम लोग समझ लें कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, यह सब बात कब जोड़ा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, कि अगर देश में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, तो घोषणा के 1 महीने के अंदर तक दोनों सदनों के द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से अनुमोदन होने के बाद यह 6 माह तक प्रभावित रहेगा, कि यदि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो गया तो कितने समय तक यह प्रभावी रहता है, तो 6 महीने तक। याद रखेंगे 6 महीने तक। मगर अगर लगता है कि 6 महीने के बाद भी राष्ट्रीय आपात की जरूरत पड़ेगी, इसको आगे कंटिन्यूअस बढ़ाना है, तो फिर 6 महीने के बाद दोनों सदनों से विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, तो पास कराना पड़ेगा। इस प्रकार यह 6 महीना करके आगे बढ़ते चला जाएगा, और इस प्रक्रिया को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया। अर्थात राष्ट्रीय आपात कितने समय तक लागू होता है, तो अधिकतम 6 महीने तक। लेकिन इसे कंटिन्यू करना है तो फिर एक बार फिर से विशेष बहुमत के द्वारा इसे अर्थात 2/3 बहुमत से इसे पास कराना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों से, और यह फिर 6 महीना के लिए रहेगा। अर्थात 6 महीने तक इसको क्या किया जाएगा, 6 महीना के लिए इसे बढ़ाते चला जाएगा। याद रखेंगे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। यदि 1 महीने के भीतर बिना अनुमोदन किए लोकसभा विघटित हो जाती है, तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो कितने दिनों के अंदर इस पर अनुमोदन होना जरूरी है, तो 1 महीने के अंदर। कितना? 1 महीने के अंदर। यदि 1 महीने के भीतर बिना अनुमोदन किए लोकसभा विघटित हो जाती है, तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों तक राष्ट्रीय आपात लागू रह सकती है। उसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा।
तो यदि 1 महीने के भीतर बिना अनुमोदन किए लोकसभा क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों तक राष्ट्रीय आपात क्या हो सकता है, लागू रह सकता है। और उस 30 दिनों के बाद यह स्वतः ही क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। तो यदि 1 महीने के भीतर बिना अनुमोदन किए ही लोकसभा विघटित हो जाता है, भंग हो जाता है, तो नई लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रह सकती है। उसके बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के बारे में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे 1 महीना कर दिया गया। तो जब मूल संविधान बना था तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने से 2 माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बारे में लिखा गया था। अर्थात जब मूल संविधान बना था तो उसमें लिखा गया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है। लेकिन बाद में इसे घटा करके कितना कर दिया गया, तो 1 महीना कर दिया गया, 1 महीना। 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होने के बाद वह आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लगा दी जाती थी। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लागू हुआ तो इस अनिश्चित काल के आपातकाल को घटा करके 6 महीना कर दिया गया। अर्थात मूल संविधान में जब इसका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पहले क्या था कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता था तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के बाद यह आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया जाता था। अर्थात राष्ट्रपति के यह मर्जी पर था, जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू हुआ तो इस अनिश्चित काल के समय सीमा को समाप्त करके 6 महीना कर दिया गया। कितना? 6 महीना। मूल संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि आपातकाल की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र तक ही सीमित रह सकती है। अर्थात मूल संविधान के समय यह समझा जाता था कि राष्ट्रीय आपात का मतलब है कि पूरे देश में आपातकाल लागू हो गया। लेकिन 1976 ईस्वी में जब 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है। जो जगह प्रभावित है केवल वहाँ या राज्य या कहीं और राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। तो देखिए, जब मूल संविधान था तो उस मूल संविधान में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि राष्ट्रीय आपात जो है भारत के किसी क्षेत्र तक भी सीमित रह सकती है। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने का मतलब क्या था कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक बारे में कहा गया कि यदि हम एक छोटा सा राज्य में आपात की स्थिति गड़बड़ है, राष्ट्र की स्थिति गड़बड़ है, तो उसके लिए हम लोग पूरा देश प्रभावित करने का क्या मतलब, क्या औचित्य है? पूरे देश की क्रिया व्यवस्था को हमको रोकने की क्या आवश्यकता है? तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया। और इस संशोधन में क्या कहा गया कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में कोई आपात की स्थिति लागू करना है, वहीं पर स्थिति खराब है, तो केवल उसी राज्य में या उसी क्षेत्र में ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। याद रखेंगे। तो मूल संविधान में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि आपात घोषणा भारत के किसी क्षेत्र तक भी सीमित रह सकती है। अर्थात मूल संविधान के समय यह समझा जाता था कि राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या है कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। मगर जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया तो उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात किसी विशेष क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। जो जगह प्रभावित है
वहाँ पे लगाया जा सकता है, या कोई राज्य प्रभावित है तो वहाँ पे लगाया जा सकता है, या कोई विशेष क्षेत्र प्रभावित है तो वहाँ पर लगाया जा सकता है कौन? राष्ट्रीय आपात। याद रखेंगे, नेशनल इमरजेंसी। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा एक और प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से ही कोई घोषणा क्यों न कर रखी हो और वह चल रही हो। अर्थात 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर देश में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपात लगी है, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी है और ज़रूरत पड़ती है तो दूसरी आपात भी लगाई जा सकती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक आपात एक साथ लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई। तो 38वां संविधान संशोधन लागू हुआ कब? 1975 ईस्वी में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा एक और प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से कोई घोषणा क्यों न कर रखी हो और वह चल रही है। अर्थात 38वां संविधान संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगती है या जरूरत पड़ती है तो दूसरी आपातकाल भी लगाई जा सकती है। अर्थात एक पहले से राष्ट्रीय आपातकाल चल रही है तो उसके बाद यदि एक और किसी क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति लागू हो गया तो दूसरा इमरजेंसी भी लगाया जा सकता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक जगहों पर एक साथ आपात या अलग अलग आपातकाल लगाने की भी व्यवस्था कर दी गई। राष्ट्रपति जब चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए किसी संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति जब चाहे देखेगा कि स्थिति सुधर गया तो जब चाहे तो वह राष्ट्रीय आपात का जो घोषणा है उसे आसानी से समाप्त कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि ये सभी तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब किसका राष्ट्रीय शक्ति है? ये सब राष्ट्रपति का है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन की प्राप्ति नहीं हुई, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन की प्राप्ति नहीं हुई तो इस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन प्राप्ति नहीं हुई तो राष्ट्रपति यह समझ जाएगा कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति अभी नहीं आई है, तो फिर यह राष्ट्रीय आपात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया कि यदि लोकसभा मूल घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली घोषणा के विरोध में कुल सदस्य का 1/10 सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से लोकसभा की बैठक बुलाएंगे और इस संकल्प पर विचार होगा। क्या विचार होगा? कि साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है, मगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो यह लिखित सूचना किसको दी जा सकती है? तो राष्ट्रपति को दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ तो एक प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि यदि लोकसभा मूल घोषणा या अवधि बढ़ाने वाली घोषणा के विरोध में कुल सदस्य का 1/10 सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से लोकसभा की बैठक बुलाएंगे और इस संकल्प पर विचार होगा। क्या विचार होगा? कि फिर से मतदान होगा
और फिर साधारण बहुमत से, कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को भी दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाती है, अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाती है तो देश का ढांचा एकात्मक हो जाता है, अर्थात एक ही शासन प्रणाली हो जाता है और 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव? 3 प्रकार का। केंद्र और राज्य के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके संबंधों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो लोकसभा है और राज्य विधानमंडल है उनके कार्यवाही पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकारों पर भी क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। अब है कि अनुच्छेद 353 में क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 353 में लिखा गया है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है। राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 353 में लिखा गया है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है राष्ट्रीय आपात के समय। कब? राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य विधानमंडल निलंबित नहीं होती। ऐसा तब होता है जब राज्यों में राष्ट्रीय आपात लागू होता है। राष्ट्रीय आपात के समय अर्थात देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो उस समय राज्यों की विधानमंडल चलती रहती है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वे कभी भंग नहीं किया सकते। लेकिन ऐसा तब होता है जब राज्यों में राष्ट्रीय आपात लागू होता है। अर्थात जैसे कि बिहार में राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो उस समय बिहार के संसद की कार्यवाही नहीं होगी, अर्थात न तो विधानसभा चलेगा और न ही विधान परिषद चलेगा। तो यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है पूरे भारत में तो किसी राज्य या किसी विशेष क्षेत्र तक वह सीमित है तो भी संसद को आपात की घोषणा करने वाले राज्य से भिन्न अन्य क्षेत्रों, राज्यों या पूरे देश के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। याद रखेंगे। और यह बात भारत के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब है कि अनुच्छेद 250 में स्पष्ट किया गया। अनुच्छेद 250 में क्या स्पष्ट किया गया कि संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की स्थिति के बाद 6 माह तक प्रभावी रह सकता है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो प्रस्ताव लाकर उसे पहले ही क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 250 में क्या लिखा गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद के द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपात की स्थिति समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। कितना महीना? 6 महीना तक। लेकिन अगर राज्य चाहे तो अपना प्रस्ताव लाकर उसे पहले से भी विस्थापित कर दिया जा सकता है, पहले भी समाप्त कर दिया जा सकता है। याद रखेंगे, कौन?
अगर राज्य चाहे तब। अब है क्या कि अनुच्छेद 354 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 354 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंध में संशोधन कर सकते हैं, याद रखेंगे। और ऐसा संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रखते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 354 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 354 में लिखा गया है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन कर सकते हैं, याद रखेंगे। और ऐसा संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें कि आपातकाल समाप्त हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनुच्छेद 80 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 80 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो जाती है तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 80 के दूसरे उपखंड में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 80 के दूसरे उपखंड में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा विधि बनाकर। और 1 वर्ष में 1 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो कितने समय, 1 वर्ष के लिए, एक समय में कितनी बार, 1 वर्ष तक ही समय बढ़ाया जा सकता है। अब है कि 5वीं लोकसभा को 1971 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक होना था। तो जो 5वीं लोकसभा है वह 1971 से 1975 तक होना था, पर 1975 ईस्वी में जब लगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर कितना वर्ष, कब तक कर दिया गया, 1976 तक बढ़ाकर कर दिया गया। पर राष्ट्रीय आपातकाल 1976 में भी रही, फिर 1976 में भी जब 1 वर्ष बढ़ा दिया गया तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल बनी रही। फिर अतः लोकसभा का कार्यकाल पुनः 1 वर्ष बढ़ा दिया गया, फिर और कितना वर्ष कब तक कर दिया गया, 1977 तक बढ़ा दिया गया। एक बार फिर से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1977। अब है कि अनुच्छेद 172 के 1 में, अनुच्छेद 172 के आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 172 के प्रथम उपखंड में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तब संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद के द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 172 के पहले उपखंड में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 172 के पहले उपखंड में लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो जाती है तब संसद किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 358 में क्या लिखा गया। अनुच्छेद 358 में लिखा गया है कि जब युद्ध और बाहरी आक्रमण की घोषणा के कारण, तो अनुच्छेद 358 में क्या लिखा गया कि जब युद्ध और बाहरी आक्रमण की घोषणा के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाती है। कौन सी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाती है, तो अनुच्छेद 119 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 1919 के अंतर्गत जितने सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे जब राष्ट्रीय आपात लागू होती है तब। तो नेशनल इमरजेंसी के समय जितने सारे फंडामेंटल राइट हैं
वे सभी क्या हो जाएंगे, तो समाप्त हो जाएंगे। सशस्त्र विद्रोह के कारण लगे आपातकाल के लिए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। तो सशस्त्र विद्रोह के कारण जब आपातकाल लागू होता है तो तो आपातकाल लागू होता है तो उस समय मौलिक अधिकार क्या होता है, तो निलंबित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता। अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान आदेश निकाल कर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में शामिल अनुच्छेद क्या है 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय से परिवर्तित करने का अधिकार निलंबित रहेगा। याद रखेंगे, तो अनुच्छेद 359 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान आदेश निकालकर घोषित कर सकता है कि भाग 3 में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर कौन से मूल अधिकारों को न्यायालय में परिवर्तित करने का अधिकार निलंबित रहेगा। बस इतना ही हो जाए। तो अब देखिए, अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। कब? पहली बार 1962 ईस्वी में चीन के द्वारा जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय, तो चीन के द्वारा जब भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में, तब उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। दूसरी बार 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था, हालांकि पाकिस्तान हार गया था, तो उस समय भी भारत को काफ़ी आर्थिक क्षति का नुकसान करना पड़ा, तो इस समय भी राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। और तीसरी बार 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर, तो तीसरी बार 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया था, राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया था। अब है कि इंदिरा गांधी की सरकार को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा था। कैसा? आंतरिक अशांति के आधार पर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण पहले से ही आपातकाल लागू व्यवस्था थी। तो जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण के पहले से ही क्या था, तो आपातकाल लागू हो गया था। अतः आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत यह कानून बना दिया गया कि देश में एक साथ 2 या 2 से अधिक आपात आप लागू नहीं कर सकते और इस प्रकार 1975 से 1977 तक देश में आंतरिक अशांति और पाकिस्तान के आक्रमण के कारण एक साथ 2 राष्ट्रीय अधिकार क्या था, तो 2 राष्ट्रीय अधिकार लागू था। और अशांति और पाकिस्तान के आक्रमण के कारण एक साथ 2 राष्ट्रीय अधिकार क्या था, तो लागू था। अब आते हैं कि देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? 1961 में। 1961 से लेकर कहाँ तक? 1968 तक। याद रखेंगे, तो पहला जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था देश में, यह 1961 से 1968 तक ही लगा हुआ था। किसके तहत? तो 1975 से जब 1977 तक देश में आंतरिक आपात लागू हुआ तब। और इस प्रकार 1975 से 1977 तक देश में आंतरिक अशांति व्याप्त थी और इस प्रकार आंतरिक अशांति व्याप्त थी।
इंपॉर्टेंट है। तो 1975 से 1977 तक देश में आंतरिक अशांति और पाकिस्तान के आक्रमण के कारण एक साथ दो राष्ट्रीय अधिकार लागू हुआ। कितना? एक साथ दो राष्ट्रीय अधिकार लागू हुआ। कौन कौन? इसे हम लोग देखें तो देश में अब है क्या कि देश में पहला राष्ट्रीय आपात 1978 से 1961 से 1968 तक लागू हुआ। दूसरा राष्ट्रीय आपात 1971 से 1977 तक लागू हुआ और तीसरा 1875 से लेकर 1977 तक था। तो देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? 1961 से 1961 में। और कब तक रहा? 1968 तक। दूसरा जो राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 1971 से लेकर 1977 तक, 1971 से 1977 तक। और जो तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 1975 से 1977 तक, याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं कि देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुकी है? तो 3 बार। याद रखेंगे। कब से कब तक? याद रखेंगे कि 1961 से लेकर वो चल नहीं सकता है। और दूसरा राष्ट्रीय आपात जो था वह 1961 से लेकर 1977 तक लागू हुआ और तीसरा 1975 से 1978 तक। मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं था। तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात के लिए न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अर्थात जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित हुआ, तो उसमें क्या हुआ? तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा गलत कारणों से या गलत नियमों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है तो वह उसे निरस्त कर देगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब है कि 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया था। क्या क्या प्रावधान किया गया था? कि जो आपात घोषणा है अर्थात अनुच्छेद 352 है, उसके बाद अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 360 है के संबंध में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। पर 44वां संविधान संशोधन 1978 जब लागू हुआ तो उस समय उसके द्वारा विचित्र मानव के द्वारा उसके द्वारा उस उपबंध को संविधान से क्या कर दिया गया? तो हटा दिया गया। याद रखें कि 38वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार की थी उस समय, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि आपात घोषणा अर्थात अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के संबंध में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। पर जब 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1978 ईस्वी में, तो उसके द्वारा उस उपबंध को संविधान से ही क्या किया गया? तो हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था हमारा राष्ट्रीय आपात। याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे अब देखते हैं हम लोग राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। राज्यों में राष्ट्रपति शासन इम्पॉर्टेंट है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 में है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अभी तक लगभग 120 से ज़्यादा बार
भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो अभी तक लगभग 120 से ज़्यादा बार भारत में प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 356 में कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से यह पता चल जाता है कि किसी राज्य की सरकार की संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वहाँ की सरकार नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और या फिर राज्यपाल राष्ट्रपति को यह कह सकता है कि हमारे राज्य में जो विधि व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, वह खराब हो चुकी है, वह असफल हो चुकी है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य में शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेता है और उसके बाद कई सारे कड़े नियम लागू हो जाते हैं। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहे जाते हैं। तो अनुच्छेद 356 में कहा गया कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से यह पता चल जाता है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 356 में लिखा गया है, अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि यदि केंद्र के द्वारा निर्देशों का पालन करने में यदि केंद्र के द्वारा निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही। तो अनुच्छेद 365 ही नहीं है, 356 है। तो अनुच्छेद 356 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 356 में लिखा गया है कि यदि केंद्र के द्वारा निर्देशों का पालन करने में राज्य असफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के प्रावधान की घोषणा जारी होने के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर, याद रखेंगे कितना, 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या होना चाहिए? तो साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक था, तो इसमें साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि 2 माह के अंदर राज्यसभा से अनुमोदन हो जाए और उसके बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी रह सकती है। तो यदि 2 माह के भीतर राज्यसभा से अनुमोदन हो जाए और उसके बाद फिर लोकसभा विघटित हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन नई लोकसभा की पहली बैठक से कितने दिन तक प्रभावी रहेगी? तो अधिकतम 30 दिन तक। कितना? 1 महीना तक। यदि एक बार संसद का अनुमोदन हो जाने पर राष्ट्रपति शासन कितने महीनों तक चलता है? तो 6 माह तक, याद रखेंगे। और अधिकतम कितने वर्षों तक? तो अधिकतम 2 वर्षों तक प्रभावी रह सकता है, याद रखेंगे। तो यदि एक बार संसद का अनुमोदन हो जाए तो राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक चलता है, और अधिकतम कितने वर्षों तक? अधिकतम 2 वर्षों तक कुछ शर्तों के साथ यह रह सकता है, याद रखें। कितने वर्ष तक? तो 2 वर्षों तक, अधिकतम 2 वर्षों तक। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। तो कुछ शर्तों के साथ वह 2 वर्षों तक रह सकता है, याद रखेंगे। और एक बार जब संसद का अनुमोदन हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन कितने महीने तक रहेगा? तो 6 महीने तक। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 356 में एक प्रावधान किया गया जिसके अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को उपर्युक्त विधि से अधिकतम 1 बरस तक बढ़ाया जा सकता है। कितने बरस तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 बरस तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि 1 बरस की अवधि के बाद भी यदि बढ़ाना है तो उसके लिए 2 अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। क्या क्या? यदि संपूर्ण भारत में अथवा पूरे राज्य में या किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। यदि संपूर्ण भारत में या पूरे राज्य में या किसी भाग में यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस समय क्या होगा? तो अधिकतम क्या किया जाएगा? तो अधिकतम 1 बरस की अवधि के लिए क्या किया जाएगा? तो राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया जा सकता है। यह बात बताया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। यह बात जोड़ा गया अनुच्छेद 356 में। यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित है तो उस समय भी 1 बरस के लिए क्या किया जाएगा? तो बढ़ा दिया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 356 में एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को उपर्युक्त विधि से अधिकतम 1 बरस तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 1 बरस तक। और यदि 1 बरस की अवधि के बाद भी यदि इसे बढ़ाना है तो उसके लिए 2 शर्त होने चाहिए। क्या क्या? कि यदि संपूर्ण भारत में अथवा पूरे राज्य में या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू हो। जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब फिर 1 बरस तक और बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यदि चुनाव आयोग के द्वारा यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित है तो उस समय भी यह राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। 3 वर्षों के बाद तो अधिकतम की अभी हमने क्या बताया कि अधिकतम जो है वह 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे यहाँ पे कितने वर्ष है? तो अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है। तीन वर्षों के बाद राष्ट्रपति जो शासन है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और उसके बाद चुनाव किसी भी हाल में कराना पड़ेगा। तो अधिकतम कितने बरस तक रहेगा? 3 बरस तक। लेकिन बढ़ाया जाएगा कितने बरस? 1 बरस। लेकिन यदि 2 बरस और बढ़ाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या लागू है कि यदि देश के किसी हिस्से में, राज्य में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो अनुच्छेद 352 के तहत, या फिर विधानसभा का चुनाव चल रहा हो उस संबंधित राज्य में और उस चुनाव संबंधित बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हो, तब जाके अधिकतम 2 वर्षों तक क्या किया जाएगा? 1-1 बरस करके राष्ट्रपति शासन को क्या किया जाएगा? आगे बढ़ाया जाएगा। अन्यथा राष्ट्रपति शासन प्रभावी कितने समय तक रहेगा? तो अधिकतम 6 माह तक। याद रखेंगे, अधिकतम 6 महीने तक ही रहेगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन को कभी भी वापस लिया जा सकता है, अर्थात इसे समाप्त करने के लिए संसद की अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। जिस प्रकार राष्ट्रीय आपात के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से अधिनियम पारित होता था, लेकिन राष्ट्रपति शासन के लिए कोई विशेष जो है अब बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ही यह पारित हो जाता है राष्ट्रपति शासन। और उसके बाद इसको समाप्त करने के लिए भी किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के यह नियम राष्ट्रपति पर निर्भर है। राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति शासन को वापस ले सकता है, अर्थात इसे समाप्त करने के लिए संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती। संसद 2 माह के भीतर यदि अनुमोदन नहीं करती, तो अभी हमने क्या बताया, संसद को कितने महीने के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है? 2 महीने के भीतर। यदि संसद के दोनों सदन 2 माह के भीतर अनुमोदन नहीं करते तो यह राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे,
न्यायिक समीक्षा में गलत पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकता है। तो यदि न्यायिक समीक्षा में गलत पाया गया कि यदि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है यह गलत है, इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सरकार का सारा कार्यभार किसके पास चला जाता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा या रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की टीम के द्वारा उस राज्य का संचालन करवाते हैं। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस राज्य का सारा कार्यभार किसके हाथ में चला जाता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो शासन व्यवस्था जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा या किसी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के टीम के द्वारा उस राज्य का संचालन करवाते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? तो संसद के पास। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं। अर्थात जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को क्या कर देते हैं? भंग कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय क्यों मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा? क्योंकि उस मंत्रिपरिषद का तो अब कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि राष्ट्रपति अपने अनुसार शासन चलाता है, राज्यपाल के हाथों में शासन चला जाता है, तो मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ से शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति संसद के अनुमोदन अर्थात जो संसद 2 माह के अनुमोदन करना आवश्यक है, तो 2 माह के संसद के अनुमोदन के बाद विघटित या निलंबन कर सकता है। और यदि विघटित करता है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति संसद के अनुमोदन, चूँकि संसद को क्या है 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक है, तो उस अनुमोदन के बाद विघटित या निलंबित कर सकता है। और यदि जब विघटित करता है तो संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, याद रखेंगे। संसद या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगा, जब तक राज्य विधानसभा उसे विधि बनाकर समाप्त न कर दे। तो संसद या राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाया गया कानून है वह राष्ट्रपति की समाप्ति के बाद भी प्रभावी रहेगा, जब तक राज्य विधानसभा विधि या कानून बनाकर उसे समाप्त नहीं कर देती है। राष्ट्रपति शासन के समय मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही उस राज्य की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इम्पोर्टेंट है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय राज्यों के मूल नागरिकों के मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही साथ उस राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जो हाईकोर्ट की शक्ति है, उच्च न्यायालय की शक्ति है, वह बरकरार रहती है। 1994 ईस्वी में सोमप्पा रेमप्पा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था। तो 1994 ईस्वी में सोमप्पा रेमप्पा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था। उस समय 1989 में एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो 1989 ईस्वी में एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो यह केस क्या था कि कर्नाटक में जनता पार्टी और लोक दल पार्टी थी, और दोनों ने मिलकर जनता दल पार्टी या जनता दल की सरकार में एस.आर. बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए। तो दोनों ने मिलकर
जनता दल पार्टी या जनता दल की सरकार में एस.आर. बोम्मई मुख्यमंत्री बने और इन्हीं के शासनकाल में एक सांसद थे, एमएलए थे, जो उस समय कर्नाटक के राज्यपाल एम.एस. सुब्बैया के पास गए और कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए मैं कुछ साथी के साथ सरकार छोड़ रहा हूं। उस एमएलए ने 19 एमएलए के इस्तीफे का हस्ताक्षर भी दे दिया। तो राज्यपाल वेंकट सुब्बैया ने बिना किसी से पूछे वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग की। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस सरकार से बिना पूछे ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी और कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बाद में राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि जो एमएलए राष्ट्रपति शासन के लिए इस्तीफे के लिए हस्ताक्षर किए थे वे सामने आए, पर जब एमएलए उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, केवल वही एमएलए ने हस्ताक्षर दिए थे। पर जब यह बात मुख्यमंत्री सुब्बैया को पता चली तो वे राज्यपाल के पास गए और कहा कि आप समय दीजिए और मैं बहुमत साबित करता हूं। तो इस पर राज्यपाल ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इस पर मुख्यमंत्री सुब्बैया कर्नाटक उच्च न्यायालय चले गए। कहाँ? कर्नाटक हाई कोर्ट चले गए। कर्नाटक हाई कोर्ट चले गए और कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक फैसला आया। तब तक यह सरकार जा चुकी थी और दूसरी सरकार भी समाप्ति के कगार पर थी, और इसके बाद जो दूसरी सरकार बनी थी वह भी समाप्ति के कगार पर थी और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या फैसला सुनाया, तो बस इतना याद रखेंगे। यह जो केस था, कौन सा केस था, तो 1994 में सोमप्पा रेमप्पा बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और ये सोमप्पा जो बोम्मई थे, ये कौन थे, तो ये उस समय के कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 1989 में। और उस समय के राज्यपाल कौन थे? एम.एस. सुब्बैया, याद रखेंगे। तो बिना बहुमत के ही इन्होंने क्या कह दिया था कि प्रधानमंत्री से बिना पूछे और बिना बहुमत के ही राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी थी और राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। और इसके बाद यह केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसे आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद यह जो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि सरकार को जो प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर न होकर राज्यपाल की शपथ पर होना चाहिए, यह गलत है। अर्थात सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर होना चाहिए। कि सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण सदन के पटल पर न होकर राज्यपाल की व्यक्तिगत शपथ पर होना चाहिए, यह गलत है। अर्थात सरकार को जो प्राप्त बहुमत का निर्धारण है सदन के पटल पर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या फैसला सुनाया? कि जो सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण, अर्थात जो सरकार को बहुमत प्राप्त होती है उसका निर्धारण सदन के पटल पर न होकर राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर होना चाहिए, यह बात गलत है। उसने कहा कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय पर यह नहीं होना चाहिए बल्कि सदन के पटल पर होना चाहिए। अर्थात सरकार को प्राप्त बहुमत का निर्धारण किस पे होना चाहिए? सदन के पटल पर होना चाहिए। तो मामला समझ में आ गया होगा कि इसमें सरकार ने क्या किया था। सरकार ने सदन के बहुमत पर पटल का निर्धारण न करके केवल राज्यपाल की राय से ही क्या कर दिया, तो राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया। दूसरा निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया हो। तो सरकार ने क्या किया था? ऑटोमेटिकली ही विधानसभा को भंग कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के शासन का अनुमोदन कर दिया हो। और यह अनुमोदन कितने दिनों के भीतर होना चाहिए? तो 2 महीने के भीतर।
2 महीने के भीतर, तो विधानसभा को तभी भंग किया जाएगा जब सदन के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 2 महीने के भीतर कर दिया हो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि इस विधानसभा को भंग कर दिया था पहले ही। राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति शासन के सभी पहलुओं की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो लागू हो गया, नहीं, अगर वो गलत रूप से लागू हो गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात तीनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि नहीं, केवल राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपात के लिए, राष्ट्रपति शासन के लिए और वित्तीय आपात तीनों के लिए न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इंपॉर्टेंट है। अब आता है वित्तीय आपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तो समाप्त हो गया हमारा कौन, जो राष्ट्रपति शासन था। अब इंपॉर्टेंट है वित्तीय आपात के बारे में। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कम आते हैं लेकिन केवल अनुच्छेद आते हैं, याद रखेंगे, और कुछ एक दो फैक्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 में है। तो भाग 18 में वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 360 में लिखा गया है वित्तीय आपात। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद 360 में। याद रखेंगे कि अनुच्छेद 360 में लिखा गया है वित्तीय आपात अर्थात फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात में लिखा गया है, अनुच्छेद 360 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी राज्य के क्षेत्र की वित्तीय स्थिति जो है अर्थात फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वह खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। याद रखेंगे, यदि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत के किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में या किसी जगह पर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है यह बात एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो भारत में अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, वित्तीय आपात नहीं लगा है। इसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया, वित्तीय आपातकाल 1 बार, 2 बार, 5 बार, एक भी बार नहीं। तो आंसर कितना होगा, एक भी बार नहीं। याद रखेंगे, एक बार राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी तो घोषणा के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन होना आवश्यक है, लेकिन वो भी साधारण बहुमत से। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति शासन के लिए संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, तो सेम टू सेम वही है वित्तीय आपातकाल के लिए। तो यदि एक बार राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि 2 माह के भीतर ही लोकसभा का विघटन हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात जो है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपात की बिना अनुमोदन के उस परिस्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा नई लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक से 30 दिन तक यह क्या बनी रहेगी, तो प्रभावी बनी रहेगी। याद रखेंगे कि यदि 2 माह के भीतर ही लोकसभा विघटित हो जाए, कब, तो वित्तीय आपात की यदि 2 माह के भीतर ही लोकसभा विघटित हो जाए, लोकसभा विघटित हो जाए
लोकसभा के द्वारा बिना अनुमोदन के ही, तो उस परिस्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा नई लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक से 30 दिन की अवधि तक बनी रहेगी। याद रखेंगे कि यदि राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा कर दी तो उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो लोकसभा के विघटन के 1 महीने के भीतर यदि 1 महीने तक यह क्या रहेगा, तो यह राष्ट्रीय वित्तीय आपात प्रभावी बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि कब तक बनी रहेगी? जब तक कि नई लोकसभा का गठन नहीं होता, और यह नई लोकसभा के गठन के प्रथम बैठक से 30 दिन की अवधि तक क्या रहेगी, तो प्रभावी बनी रहेगी। जैसा कि अभी हमने क्या देखा, राष्ट्रीय आपातकाल में ये जो अभी हमने देखा, जो राज्यों में इमरजेंसी लगाया जाएगा, अर्थात जो आपातकाल की स्थिति के बारे में हमने देखा। अगर नई लोकसभा ने उस पर अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति क्या हो जाएगी, स्वयं हट जाएगी। याद रखेंगे। तो यदि नई लोकसभा ने उस पर अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति स्वयं नहीं हटेगी, उस पर हस्ताक्षर नहीं होने पर स्वयं हट जाएगी। तो याद रखेंगे, यदि नई लोकसभा ने उस पर अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति खुद से नहीं हटेगी, लेकिन जब वह हस्ताक्षर नहीं करेगा तो फिर उसके बाद स्वयं हट जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति हमेशा के लिए बना रह सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो वित्तीय आपात की स्थिति हमेशा के लिए बना रह सकता है, अर्थात यानी कि अनंत काल तक, और तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं कर सकता। और यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाकर भी वित्तीय आपात की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। तो यदि संसद के दोनों सदनों की अनुमति मिल जाती है, अनुमोदन हो जाती है, तो अनुमोदन होने के बाद वित्तीय आपात की स्थिति अर्थात वित्तीय आपातकाल हमेशा के लिए लागू हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए, और तब तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति उसको समाप्त करने की घोषणा नहीं कर देता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाकर भी वित्तीय आपात की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति वेतन और भत्ते में कटौती भी करने की आदेश जारी कर सकते हैं। तो जब वित्तीय आपात की स्थिति लागू होगी तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वेतन और भत्ते के कटौती के आदेश भी जारी कर सकते हैं। वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जाए। तो वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जाए। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य विधानमंडल में पारित होने वाले सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अवश्य रूप से भेजी जाएगी। तो वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य विधानमंडल में पारित होने वाली सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अवश्य रूप से क्या किया जाएगा, तो भेजा जाएगा। याद रखेंगे। तो जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति लागू होगा तो जितने सारे राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अवश्य रूप से भेजा जाएगा, क्योंकि उस समय सारी शक्तियां किसके पास हो जाएगी, तो राष्ट्रपति के पास। वित्त संबंधी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती है। वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य की सरकार और विधानसभा कभी भी निलंबित नहीं की जा सकती, और इस स्थिति में मौलिक अधिकार कभी प्रभावित नहीं होता। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राज्य की सरकार और विधानसभा निलंबित नहीं की जा सकती। याद रखेंगे। और जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार प्रभावी नहीं होता। याद रखेंगे। तो ये तो था अनुच्छेद 352, 356 और 360। राष्ट्रपति का यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है, जो एक प्रकार का 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है नेशनल इमरजेंसी,
अर्थात जो आपात स्थिति लागू होता है, और 360 जो है वह वित्तीय आपातकाल, याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर सब इस चैनल पर नए हैं तो। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।